दोस्तों, हत्या एक सुहागिन की कहानी के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा ठाकुर की नींद न जाने कैसे उचट गई। सर्दी काफी तेज थी, मगर फिर भी उसने अपने जिस्म को पसीने से लथपथ महसूस किया था। जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा था उसे। क्या मैंने कोई सपना देखा है? दूर से नदी के बहने का शोर सुनाई दे रहा था। तेज बहाव के कारण वो नदी का शोर भी उसे कुछ डरावना लग रहा था आज। एकाएक सीमा ठाकुर को ऐसा लगा कि उसके कमरे में उसके पति गजराज के अलावा और कोई भी मौजूद है, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके कानों में उसको आवाज सुनाई दे रही थी, किसी जंगली जानवर के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें। खें खें, ये आवाजें बहुत ही डरावनी लग रही थी। सीमा ठाकुर के तो होश ही उड़ गए थे। कुछ देर तक वो उसी अवस्था में बैठी रही। अपने कमरे में गूंजने वाली खें खें की आवाजें उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। किसी अनजाने डर के कारण वो अपने आप में ही समेटे जा रही थी। हिम्मत करके उसने अपनी पति गजराज को उठाने की कोशिश की। पति का कंधा हाथ में आ गया और अगले ही पल उसने उस कंधे को जोर से झंझोड़ दिया था। गजराज, गजराज! डरी हुई सीमा ठाकुर ने अपने पति को उठाने के लिए उसे जोर से हिला दिया। क्या बात है डार्लिंग? गजराज नींद में हड़बड़ाया। सोने दो ना। राज, राज! सीमा ठाकुर ने अपने पति को फिर से उठाने की कोशिश की। एक मीठी हुंकार के साथ गजराज ने उसे अपने बाहों में लेते हुए पूछा। सीमा ठाकुर की आवाज कांप रही थी। सुनो राज, कमरे में कोई है। यहाँ कौन आएगा डार्लिंग? सोने दो ना प्लीज। ध्यान से सुनो, कोई सांसें ले रहा है। कमरे में खामोशी छा गई थी। अचानक ही गजराज ने अपने होठों को सीमा के होठों पर रख दिया और उस कमरे में हो रही सांसों की आवाजों को सुनने की कोशिश की। तभी सीमा ठाकुर ने अपने पति को अपने से दूर करते हुए डरी हुई आवाज में पूछा, सुन रहे हो? अगले ही पल कट कट की आवाज के साथ गजराज ने अपने बेड के साथ का स्विच ऑन किया। लाइट जलाते ही कमरे में अंधेरे से उजाला हो गया था। पति पत्नी एक साथ बैठे और उसी समय सीमा ठाकुर के मुंह से चीख निकल गई। सीमा की चीख सुनकर गजराज ने सीमा का मुंह अपने सीने में छुपा लिया था। गजराज के मुंह से भले ही चीख ना निकली हो, लेकिन उसे थूक भी नहीं निकला जा रहा था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। सूखे पत्ते की तरह कांपकर उसने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। गजराज अपनी आंखों में डर लिए और हैरानी के साथ अपने कमरे में मौजूद एक पहाड़ी सूअर को देखता रहा। अपनी गंदी और भयानक थूथनी आवाज उठाए वह गजराज और सीमा की तरफ देख रहा था। पहाड़ी सूअर। सख्त सर्दी के बावजूद गजराज के पसीने छूटने लगे थे। गजराज के मुंह से डर के मारे कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी गजराज के सीने में चेहरा छुपाए अभी तक कांप रही सीमा ठाकुर ने कहा, इस गंदे जानवर को यहाँ से भगा दो राज, प्लीज। हिम्मत करके गजराज ने सीमा को अपने आप से अलग किया और फिर धीरे धीरे करके बेड से उतरा। उसके शरीर पर इस वक्त सिर्फ नाइट सूट था। अपने हाथ को घुसे की शक्ल देकर हट हट करता हुआ सुअर की तरफ बढ़ने लगा था गजराज। सुअर की थूथनी से गुर्राहट निकली। अपनी छोटी सी पूंछ लहराई। उसके बाद सीमा ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया था। खुद गजराज भी सहमकर ठिठुर कर रुक गया। ठिठुरते हुए भिन-भिनाकर सुअर ने उस पर जंप लगा दी। गजराज और सीमा की अचानक ही चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। इतना बड़ा सुअर कुछ ऐसी ही तेजी से गजराज और सीमा के ऊपर आकर गिरा। चीखते चीखते गजराज और सीमा अपने कमरे में बिछी कालीन पर ही गिर गए थे। सुअर अपनी गंदी थुनथुनी से उसके बालों को सहलाने लगा। बचाओ, बचाओ! सीमा ठाकुर हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी थी, मगर वहां दूर दूर तक कोई आवाज सुनने वाला ही नहीं था। उधर किसी तरह खुद को सुअर से बचाने के बाद गजराज ने बेड के सिरहाने पर जंप लगा दी और अगले ही पल में हाथ में रिवॉल्वर लिए सुअर की तरफ बढ़ता चला गया। बदबूदार सुअर अपनी थूथनी उठाए गजराज को ही देखे जा रहा था। गजराज के हाथों में भले ही रिवॉल्वर थी, परंतु हाथ बुरी तरह से कांप रहा था उसका। उसके दिलो दिमाग पर डर ज्यादा हावी हो गया था। इस बार सुअर ने भिन भिनाकर जैसे ही गजराज पर जंप लगाई, वैसे ही धाय! एक भयानक ढकार के साथ हवा में उछला सुअर का भारी जिस्म धम से गिर गया। गंदी थूथनी उठाकर सुअर तड़पा और एक झटके के साथ वहां पर ही नीचे गिरकर मर गया।
रिवॉल्वर की नली से अभी तक धुआं निकल रहा था। गजराज ने सुअर को मार जरूर दिया था, लेकिन उसका डर अभी अभी तक उसके सांसों में कांप रहा था। सीमा अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए डर के कारण अपने आप ही रोने लगी थी। गजराज ने उसे पुकारा, सीमा, सीमा। फूट फूट कर रोती हुई सीमा गजराज से आकर लिपट गई थी। गजराज ने अपने दोनों हाथों से सीमा को अपनी बाहों में ले लिया था। गजराज ने कहा, अरे डरती क्यों है पगली, वो मर गया। सीमा ने अपने कमरे में पड़े सुअर की लाश को देखा और डर के मारे फिर से गजराज के सीने में जाकर छुप गई। मगर मगर कमरे के सभी दरवाजे पर नजर डालते हुए गजराज ने कहा, सभी दरवाजे अंदर से बंद है। कमबख्त ये सुअर कहाँ से आ गया। बेचारी सीमा भला उसके सवाल का जवाब कैसे दे पाती। तभी गजराज ने अपनी लिस्ट वॉच पर नजर डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। रिवॉल्वर जेब में डालते हुए गजराज ने कहा, डरो मत डार्लिंग, आओ। ये कहकर दोनों ही बेड के ऊपर बैठ गए थे। यहाँ से चलो राज, मुझे बहुत डर लग रहा है, सीमा ने कहा। उसे आहिस्ता आहिस्ता से बिस्तर पर बिठाने के बाद जैसे ही गजराज सीमा को शांत कराने के लिए उसके होठों के करीब जाने लगा था, तभी अचानक ही गजराज को अपने कमरे में एक जोरदार आवाज की गूंज सुनाई दी। खिड़की के दूसरी तरफ शीशा झंझनाकर टूट चुका था। एक भारी पत्थर उसके कमरे के सामने वाली दीवार पर टकराने के बाद उनके कालीन पर गिर गया था। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों को कुछ समझ में भी नहीं आया। एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए पति पत्नी दोनों ही कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है राज। मगर गजराज की आंखें कालीन पर पड़े पत्थर पर चिपकर रह गई थी। पत्थर एक कागज में लिपटा हुआ था और कागज के ऊपर चढ़े हुए थे रबड़ के कई छल्ले। गजराज ने उस खिड़की की तरफ देखा जिसके शीशे को तोड़कर वो पत्थर कमरे के अंदर आया था। खिड़की के इस तरफ पर्दा पड़ा था। पर्दा अभी तक भी हिल रहा था। एकाएक गजराज में जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो रिवॉल्वर निकालकर खिड़की की तरफ भागने लगा। झटके से उसने पर्दा एक तरफ सरका दिया था। तभी बाहर गजराज को कोई भी नजर नहीं आया था। खिड़की के शीशे में एक बड़ा छेद हो गया था। छेद में शुरू होकर बहुत सी दरारें फिर से फैल रही थी। गजराज को दूर और दूर तक अपनी आंखों में कुछ भी पहाड़ियों और वादियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पत्थर फेंकने वाले का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। कुछ देर के बाद गजराज बाहर छाई हुई रहस्यमय खामोशी को घूरता रहा। बेड पर बैठी कांप रही सीमा उसी की ओर देखे जा रही थी। रिवॉल्वर हाथ में लिए गजराज वापस घूमा और फिर तेज कदमों के साथ वो कालीन पर पड़े पत्थर की तरफ बढ़ा। सीमा की नजर अभी तक खिड़की के पार चमक रही पहाड़ियों पर ही अटकी हुई थी। अचानक खिड़की के समीप एक आदमी नजर आया। शीशे के पार खड़ा वो आदमी सीमा को ही घूर रहा था। तभी अचानक ही डरी हुई सीमा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ। बुरी तरह हड़बड़ाकर गजराज ने सीमा से पूछा। वो खिड़की के बाहर कोई है, सीमा ने चीखती हुई आवाज के साथ कहा। गजराज ने तभी पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो एकाएक वो भी डर गया था, क्योंकि एक लंबा आदमी उन्हीं दोनों को ही घूरे जा रहा था। उस आदमी ने काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। कोट के कॉलर खड़े थे। उस गंजे आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली उसकी आंखें थी। आंखों का जो हिस्सा सफेद होता है वो काला था और जो हिस्सा काला होता है वो सफेद था। यानी पुतलिया बिल्कुल काली थी, उसकी आंखों के तारों का संग सफेद था। ओवरकोट पहना वो आदमी अपनी दोनों हाथों को जेब में डाले हुए सिर्फ उन दोनों को ही बड़ी ही क्रूरता के साथ घूरे जा रहा था। एक पल के लिए तो गजराज भी डर गया था। फिर जैसे गजराज ने अपना हौसला जुटाया, रिवॉल्वर वाला हाथ उठाकर उसने उसके ऊपर फायर कर दिया। धमाके की आवाज दूर दूर तक गूंजती जा रही थी, परंतु वह ओवरकोट पहना हुआ आदमी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ा रहा। उस डरावने आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। तभी मुस्कुराते हुए उस आदमी का एक दांत चमका, जो दांत सोने का था। उस आदमी पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये बात देखकर गजराज भी हैरान रह गया था। हड़बड़ाकर उसने एक और फायर कर दिया, लेकिन परिणाम वही निकला। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। गजराज तभी दरवाजे की तरफ भागा। चटकनी गिराकर झटके से उसने दरवाजा खोला और बाहर भागते हुए उस आदमी की तरफ गया। लेकिन गजराज हैरान रह गया था। खिड़की के उस तरफ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो भागता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। अरे अरे, कहाँ गया वो आदमी।
जहां उसने कमरे के अंदर उस भयानक आदमी को खड़े हुए देखा था। गजराज भी उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया और कमरे के अंदर देखने लगा। जब उसने कमरे के अंदर देखा तो खिड़की से दूर बेड के पास खड़ी सीमा थर-थर कांप रही थी। कहाँ गया वो? गजराज ने ऊंची आवाज में पूछा। जब आप दरवाजा खोल रहे थे तब वो नीचे बैठ गया था। डरी हुई आवाज में सीमा ने चीखकर गजराज को बताया। गजराज अपने आसपास के पत्थरों को घूरने लगा था, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे उस आदमी की कोई भी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। सभी तरह खोजने के बाद भी उस गजराज को उस आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी गजराज अपने कमरे में वापस आ जाता है। दरवाजा बंद करके वो चटकनी लगा देता है। रिवॉल्वर भी उसी के हाथ में थी। चटकनी चढ़ाने के बाद वो घुमा ही था कि दौड़कर सीमा उसकी बाहों में लिपट जाती है। डरी हुई पत्नी को उसने बाहों में भर लिया था। कौन था वो राज? गजराज शायद चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रहा था सीमा को। तभी गजराज सीमा को अपनी बाहों में लिए ही उस कालीन पर पड़े पत्थर की तरफ जाने लगा था। कुछ देर बाद वो कागज पर लिखी लिखावट को पढ़ रहा था। उस कागज में लिखा था, हमारी तुमसे या तुम्हारी बीवी से कोई दुश्मनी नहीं है मिस्टर गजराज, और आपको हमसे डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। दरअसल इन सुनसान वादियों में हमें तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। ऐसा काम जिसे तुम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो तुम किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे और हम तुम्हें यहाँ से आराम से जाने देंगे। मिस्टर गजराज, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या हमारे काम को ना मानने की कोशिश की तो इसी डाक बंगले में हम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी खूबसूरत बीवी के साथ हनीमून मनाएंगे। और इतना ही नहीं, किसी को जान से मार देना हमारे सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। हनीमून के बाद तुम्हारी लाश को हम इन वादियों में किसी ऐसी जगह पर डाल देंगे जहां पर तुम्हें गिद्ध और कौवे के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ तो भाग निकलने की कोशिश भी मत करना। आराम से उस पल का इंतजार करो जब हम तुमसे खुद आकर बात करेंगे। और मेरा यकीन मानो तो तुम यहाँ से भागकर पहलगाम तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इन सुनसार वादियों में सिर्फ और सिर्फ निकलसन का हुक्म और हुकूमत चलती है। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, गजराज और सीमा के साथ क्या होने वाला है? क्या उन दोनों की मौत होने वाली है? ऐसा कौन सा काम है जो निक्सन उनसे करवाना चाहता है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए।